इस वीडियो में हम जीएम से संबंधित एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो यहां पे प्रश्न है कि हमें n का मान ज्ञात करना है ताकि ये जो भी पद लिखा है यानी कि a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बटे a की घात n प्लस b की घात n ये a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। तो यहां पर हमें दो संख्याएं दी गई हैं, a तथा b दो संख्याएं हमें दी गई हैं और हमें n का मान ज्ञात करना है। n का मान इस प्रकार ज्ञात करना है कि यहाँ पे जो ये पद लिखा है ये a तथा b के बीच एक गुणोत्तर माध्य हो। तो क्या आप इसे खुद से हल करना चाहते हैं? तो वीडियो को रोकें और एक बार प्रयास करें। तो चलो इसे मिलकर हल करते हैं। एक चीज जो हम जानते हैं कि a तथा b का गुणोत्तर माध्य यानी कि gm ये अंडर रूट ab होता है। तो ये जो पद है वो अंडर रूट ab के बराबर होगा। अब यदि हम इसको हल कर लें तो हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यदि हम तिर्यक गुणा कर दें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बराबर अंडर रूट ab कोष्ठक में a की घात n प्लस b की घात n। अब यदि यहां हम a तथा b की घातों को देखें तो यहां पे क्या है, a की घात n प्लस 1 है, यहां पे b की घात n प्लस 1 है, यहां कोष्ठक के अंदर a की घात n तथा b की घात n है और ये अंडर रूट ab ये क्या है, यहाँ पे a की घात 1/2 है तथा b की घात 1/2 है यानी कि a की घात 0.5 तथा b की घात 0.5 है। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा, हमने अंडर रूट ab को क्या लिख लिया, a की घात 0.5 गुणे b की घात 0.5। अब हम इसका वितरण कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए a की घात 0.5 का गुणा a की घात n के साथ हुआ होगा। तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो a की घात क्या आ जाएगा, n प्लस 0.5 और गुणे b की घात 0.5 रहेगा। अब ये पूरा पद जब इससे गुणा होगा तो b की घात में क्या आ जाएगा, b की घात यहाँ 0.5 है और यहाँ पे b की घात n है तो घातें यहाँ जुड़ जाएंगी। तो b की घात n प्लस 0.5 आ जाएगा और a की घात 0.5 उसके साथ गुणे में रहेगा। अब यहां पर हम पदों को पुनः व्यवस्थित करेंगे। यहां पे a की घात n प्लस 1 है तो यहां पर जिस पद में a की सबसे ज्यादा घात है उसको हम बाईं तरफ ले लेंगे। तो ये देखिए यहां पर a की घात n प्लस 0.5 है तो इस वाले पद को हम बाईं तरफ ले लेंगे और b की घात n प्लस 1 को हम दाईं तरफ ले लेंगे। तो ये माइनस b की घात n प्लस 1 आ जाएगा दाईं तरफ और ये a की घात n प्लस 0.5 गुणे b की घात 0.5 ये बाईं तरफ आएगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ। अब यहां से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यदि हम यहाँ पे देखें, इन दो पदों को देखें तो इस वाले पद में जो घात है n प्लस 1 वो इस वाले पद में जो घात है n प्लस 0.5 उससे 0.5 अधिक है। मतलब सीधा सीधा n प्लस 1 n प्लस 0.5 से 0.5 अधिक है। तो यहां पर हम a की घात n प्लस 0.5 कॉमन ले सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर ये n प्लस 1 इस n प्लस 0.5 से 0.5 अधिक है तो यहां पर b की घात n प्लस 0.5 कॉमन आ जाएगा तो हमें यह पद मिलेगा। यहां हमने a की घात n प्लस 0.5 कॉमन ले लिया तो कोष्ठक में हमें मिलेगा a की घात 0.5 माइनस b की घात 0.5। यहां तक सब ठीक है। अब यहां भी हमने b की घात n प्लस 0.5 कॉमन ले लिया तो यहां पे देखिए इसकी घात क्या थी, 0.5 अधिक थी इसकी घात से, तो यहां बच जाएगा b की घात 0.5 और ये a की घात 0.5 होगा। तो यहां पर हमें बहुत सफाई के साथ ये दोनों पद समान मिल गए। तो अब हम इनको सीधे सीधे काट नहीं सकते क्योंकि ये गणितीय रूप से सही नहीं होगा। जो सबसे सही तरीका है वह यह है कि हम इस पद को दाहिनी तरफ ले आए। तो हमें मिलेगा ये वाला पद माइनस ये वाला पद यहां पे लिखा हुआ है। अब इसमें से ये जो पद है इसको हम कॉमन ले लेंगे, a की घात 0.5 माइनस b की घात 0.5 ये जो कोष्ठक लगा के लिखा है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमने दाहिनी तरफ कॉमन लेकर के इसे लिखा है तो इसका गुणा a की घात n प्लस 0.5 माइनस b की घात n प्लस 0.5 के साथ होगा जो कि यहां पे लिखा हुआ है कोष्ठक में। अब यहां पर दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि
या तो ये संख्या 0 होगी, या फिर ये संख्या 0 होगी, या फिर दोनों 0 होंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये पद 0 होगा या फिर ये पद 0 होगा। अब हम इन दोनों को स्वतंत्र रूप से हल कर लेते हैं, तो हो सकता है हमें n का कुछ मान मिल जाए। तो कहां से शुरुआत करें, तो चलो यहां से शुरुआत करते हैं। इसमें कोई भी n का पद नहीं है, तो a की घात 0.5 माइनस b की घात 0.5 ये 0 है। तो इनको पुनः व्यवस्थित करने पर ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे देखें, ये क्या लिखा है, √a बराबर √b, करेक्ट। तो यदि दो संख्याओं का वर्गमूल बराबर है तो संख्याएं बराबर होंगी, तो यहां से हमें a बराबर b मिल जाएगा। अब यदि दो संख्याएं बराबर हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य यानी कि जीएम क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। उदाहरण के लिए यदि हम संख्या 10 ले लें, अगर a भी 10 है और b भी 10 है तो गुणोत्तर माध्य क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो चूंकि संख्याएं नियत हैं इसलिए गुणोत्तर माध्य संख्याओं के बराबर ही आएगा, यहां तक कि समांतर माध्य भी इन संख्याओं के बराबर आएगा। तो यहां से हमें मिलेगा जीएम बराबर अर्थात गुणोत्तर माध्य बराबर a बराबर b। अब चलो इसे सत्यापित कर लेते हैं। यदि a बराबर b है तो इस पद का क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, b का मान हम a रख देंगे तो a की घात n प्लस 1 प्लस a की घात n प्लस 1 बटे a की घात n प्लस b की घात n, ये यहां पे आ जाएगा। अब ये अंश में जुड़ जाएगा और ये दोनों हर में जुड़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 2 गुणे a की घात n प्लस 1 बटे 2 गुणे a की घात n, तो ये हमें a के बराबर मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 से 2 कट गया है तथा a की घात n से a की घात n कट गया है तो a बच रहा है, तो यहाँ पे हमें a मिल रहा है और हमें gm भी a के बराबर मिला था। मतलब यदि हम ऐसी परिस्थिति लें जहां पर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इनका जो गुणोत्तर माध्य आएगा वो ये आएगा, क्योंकि इसे हल करने पे हमें a ही प्राप्त हो रहा है और ये gm के बराबर है। अर्थात ये n पर निर्भर नहीं करेगा, n का मान कुछ भी हो, यदि संख्याएं बराबर हैं तो संख्याओं का जीएम हमें यही मिलेगा। अर्थात संख्याएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यह संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होगा जो कि उसी संख्या के बराबर मिलेगा। तो यह बहुत विशेष परिस्थिति है। इस केस में जो ये पद है ये n पे निर्भर नहीं करता है, n का मान कुछ भी हो हमें उत्तर a के बराबर मिलेगा और a ही जीएम है। अब उस परिस्थिति में क्या होगा, जब संख्याएं बराबर नहीं है तो क्या हम n का मान ज्ञात कर पाएंगे, क्या हमें कोई ऐसा n मिलेगा जिससे कि a तथा b का गुणोत्तर माध्य ये हो, ये पद हो। तो अब इस केस पर हम विचार करते हैं जब a की घात n प्लस 0.5 माइनस b की घात n प्लस 0.5 0 के बराबर है। तो यहां से हमें n का मान मिल जाना चाहिए, तो इस वाले पद को हम दाईं तरफ लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a की घात n प्लस 0.5 बराबर b की घात n प्लस 0.5। अब यदि हम b की घात n प्लस 0.5 का भाग लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, a बटे b इसकी घात n प्लस 0.5 और ये 1 के बराबर होगा। अब यहां पे दो परिस्थितियां बन सकती हैं, या तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो 1 के बराबर हो जाए और 1 की घात कोई भी संख्या हो तो हमें एक ही उत्तर मिलता है। तो या तो a बटे b 1 के बराबर हो जाए या फिर a बटे b की घात 0 हो जाए, अर्थात n प्लस 0.5 0 के बराबर हो जाए, तब भी हमें ये जो दाहिनी तरफ पद लिखा है वो 1 के बराबर मिल जाएगा। चूंकि यहाँ a तथा b 0 से बड़ी संख्याएं हैं, क्योंकि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य परिभाषित ही तब होता है जब दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं, इसलिए a बटे b 0 तो होगा नहीं, तो 0 की पावर 0 वाला केस तो बनेगा नहीं। तो हम आराम से n प्लस 0.5 को 0 लिख सकते हैं। तो अब a बटे b 1 का मतलब हुआ a b के बराबर है, तो यहां से a बराबर b हो जाएगा और इस परिस्थिति को तो हमने पहले ही देख लिया है यहां पर, तो इसका मतलब हमें उत्तर यहीं से मिलेगा। n प्लस 0.5 बराबर 0 है, तो यहां से n का मान हमें क्या मिल गया, n बराबर माइनस 0.5। अब ये काफी रोचक है, इसका मतलब a तथा b का गुणोत्तर माध्य ये पद होगा जब n का मान माइनस 0.5 हो और हम मान रहे हैं कि ये संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तब हमें n का मान माइनस 0.5 मिलेगा। तो संख्याओं को भिन्न भिन्न मानते हुए हमें n का मान माइनस 0.5 मिलता है। चलो देखते हैं कि इस संख्या में अर्थात माइनस 0.5 में ऐसा क्या विशेष है। तो n का मान माइनस 0.5 यहां पर रखते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। तो अब हम n का मान जब माइनस 0.5 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा a की घात -0.5 प्लस 1 प्लस b और उसकी घात -0.5 प्लस 1 बटे a की घात -0.5 प्लस b की घात -0.5। अब ये a की घात -0.5 को हम 1/√a लिख सकते हैं। इसी प्रकार b की घात -0.5 को 1/√b लिख सकते हैं। और यहाँ पे a की घात 0.5 आ जाएगा और यहाँ पे b की घात 0.5 आ जाएगा, मतलब ये √a हो जाएगा और ये √b हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, √a प्लस √b बटे में इसको हमने 1/√a लिख लिया था और इसको हमने 1/√b लिख लिया था। सही है यहां तक। अब यहां हर में क्या हो जाएगा, √a प्लस √b बटे √ab। तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा। यहां पर √a प्लस √b √a प्लस √b से कट जाएगा और ये √ab का पलट के गुणा हो जाएगा, तो हमें बराबर मिलेगा √ab के। तो ये क्या है, ये a तथा b का गुणोत्तर माध्य ही तो है। तो इसका मतलब जब n का मान -0.5 होगा तो ये जो भी पद है ये ab का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। अब यहां पे मुझे क्या लगता है कि ये प्रश्न गुणोत्तर माध्य से संबंधित थोड़ा कम था, बल्कि छोटी कक्षाओं में जो हमने पढ़ाई की है वो यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। गुणोत्तर माध्य तो सिर्फ एक लाइन में ही इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर।